आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, iQOO 13 यहाँ पर इसका फुल रिव्यू होने वाला है। अगर आप सीरियस बायर्स है तो ध्यान रखिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको iQOO 13 के बारे में बहुत सारी चीज़ें बतानी है। हम काफ़ी टाइम से इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसका एक रिव्यू लेके आऊँगा और फाइनली वो रिव्यू आ चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें इस फ़ोन के बारे में आपको बतानी है, जो अच्छा है बुरा है। एज ऑलवेज हमारे रिव्यू आप लोग क्यों पसंद करते हैं, एकदम खुल के बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके iQOO 13 के बारे में जो भी बताना है बता दीजिए। रिव्यू स्टार्ट करते हैं उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, जो मैंने चीज़ देखा, सोचा रिव्यू में उसके बारे में बात करना बनता है और ये एग्जैक्टली क्या मामला है मैं आपको बताता हूँ। iQOO 13 के काफ़ी सारे ट्वीट्स मैंने देखा, लोगों ने वहाँ पर मेंशन किया था कि iQOO 13 के डिस्प्ले और पैनल के बीच में गैप है। लोग उसमें कागज़ और पैसे फंसा कर दिखा रहे थे और एक्चुअली में गैप दिख रहा था। तो वो लोग जो बता रहे थे वो सही बता रहे हैं। जो जनता बताती है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक नहीं ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने ट्वीट्स किया था। मुझे भी लगा कि ये चीज़ हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये भी पता चला, हमने थोड़ी जब रिसर्च किया तो, कि 16 GB वाले वेरिएंट में ये हो रहा है, 12 to 56 में नहीं हो रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर मुझे अजीब लगा कि ऐसा क्यों। फिर बाद में ये पता चला कि iQOO वालों ने कम्युनिटी पर अपने ऑलरेडी इसकी क्लैरिफिकेशन दे दी और उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी क्वालिटी इशूज़ नहीं है, ये ऐसी इसकी डिज़ाइन है, उन्होंने ऐसी बात करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सर्टन यूनिट्स ऐसे होंगे, वो भी 16 GB वाले में, जिनमें शायद गैप रहा होगा थोड़ा सा ज़्यादा। क्योंकि हमने हमारे इस वाले iQOO 13 में 16 GB वाला वेरिएंट है हमारे पास। आपको मैं अबाउट सेक्शन में जाकर दिखाता हूँ, आप देख लो। और उसमें जब हमने फंसाने की कोशिश करी तो हमें यहाँ पर कोई बड़ा गैप देखने को नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि 16 GB वाले में भी सर्टन यूनिट्स ऐसे होंगे जिनमें ज़्यादा गैप होगा। कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जैसे कि हमारा है जिसमें कोई गैप नहीं है। बट फिर मुझे ऐसा और लगता है कि iQOO को और ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर इसके बारे में और एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिस्प्ले की बात करेंगे सबसे पहले तो आपको फ्लैट फॉर्म फैक्टर मिलता है। यहाँ पर कोई भी कर्वनेस नहीं है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं पर भी नहीं। जी हाँ, एकदम फ्लैट डिस्प्ले है। चिन आपको बहुत कम मिलती है, बेजल्स बहुत कम है, इनफैक्ट पंच होल भी छोटा है, स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है और शॉर्ट अल्फा की डिस्प्ले पे प्रोडक्शन दी गई है। मैं यही iQOO से गोइंग फॉरवर्ड एक फीडबैक देता हूँ, रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप गोरिल्ला ग्लास विक्टस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे शॉर्ट अल्फा भी अच्छा ही होता है, इनके शॉर्ट से लगे रहता है इनका पार्टनरशिप, लेकिन ओवरऑल मेरा मानना यही है कि चेंज करना चाहिए। वैसे डिस्प्ले साइज़ अच्छी है, 6.82 इंच। अगर आपको बड़े डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए तो ये आपके लिए उस मामले में सही हो सकता है। और ये 2K रेजोल्यूशन मैक्स आपको देता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप सेटिंग्स में जाकर इसको फुल HD पर स्विच कर लीजिए, मेजर डिफरेंस नहीं नजर आएगा। इससे कहीं ना कहीं बस आप अपनी बैटरी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी ये AMOLED 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। रिफ्रेश रेट बहुत अच्छी है, तो इसमें स्मूथनेस हमने ओवरऑल UI में चेक किया है, बहुत कमाल का है, कोई लैग स्टटर नहीं है। और 300 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट यहाँ पर दिया गया है। वैसे जो हाई ब्राइटनेस मोड है ये 1800 निट्स की है, ये 2000 होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये ओवरऑल मैं फ़ोन की ब्राइटनेस लेवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर इंडोर के साथ साथ आउटडोर बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। VV एंगल्स भी इसके काफ़ी ब्राइट थे और जो मैक्स पीक ब्राइटनेस है वो 4500 निट्स की, यानी कि अगर आप HDR कंटेंट देख रहे हैं डायरेक्ट सनलाइट के सामने अगर आप चले जाते हैं तो ये कितना ऊपर तक जा सकता है इस 4500 निट से, जो कि बहुत अच्छा है। काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले माना जाएगा, मैं ऐसे ज़रूर कहूँगा। याद रहे ये LTPO डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज के बीच में अडेप्टिवली ये सिंक करता है। सेटिंग्स में आपको सारे ऑप्शंस दिए गए, आपको ऑटो रखना है जैसे रखना है या ऐप स्पेसिफिक रखना है, आप अपने हिसाब से रिफ्रेश रेट को चूज़ कर सकते हैं। वैसे आपको एक विजुअल एनहांसमेंट वाला ऑप्शन मिलता है और एक MEMC वाला ऑप्शन दिया गया। अगर आपको वीडियो क्वालिटी को और इम्प्रूव करना है तो वो अच्छा है। और वीडियो क्वालिटी जब हमने देखा इसमें, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा वार्म हो जाता है। तो जब भी कोई भी कंटेंट व्यू करता है, हमने इसको Realme से भी कंपेयर किया था, Realme ब्लूइश था, ये थोड़ा सा वार्म साइड पे चला जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी सीनिक वाली वीडियोस देखते हैं तो उसमें समवट जो स्काई वगैरह होता है, जो सन होता है, मून होता है, ऐसे टाइप के जो वीडियोस होते हैं उनमें वो डायनामिक रेंज को प्रॉपर हैंडल कर लेता है। तो वहाँ पर हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। मतलब वीडियो क्वालिटी जब भी आप देखोगे आपको अच्छा ही लगेगा। YouTube पर मैक्स यहाँ पर HDR का सपोर्ट आपको दिया गया है, प्राइम वीडियो, फुल HD और नेटफ्लिक्स पर HDR स्पेशल ऑडियो का आपको सपोर्ट मिलता है। यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप हाईएस्ट क्वालिटी के वीडियो को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जितना भी यहाँ पर हमने डिस्प्ले एक्सपीरियंस किया है, जो अच्छा लगा बुरा लगा वो सब कुछ क्लियर कर दिया। सॉफ्टवेयर के लिए Android 15, FunTouchOS 15। मैं पहले भी बताया था कि मैं FunTouchOS का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ और मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग इसके इतने बड़े फैन नहीं है, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि FunTouchOS कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहा है और भी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है।
जैसे कि इसमें काफ़ी सारे हमने ब्लोटवेयर्स देखे थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, बट फ्लैगशिप के हिसाब से नहीं होना चाहिए, नहीं होता तो ज़्यादा बेटर होता, आप सबको हटा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको वी ऐप स्टोर के, iQOO स्टोर के, ब्राउज़र के, इसके उसके अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं और रिकमेंडेशंस आती है। तो गलती से यहाँ पर रिकमेंडेशंस आई थी, हमारी टीम ने कुछ अननेसेसरी ऐप्स भी इंस्टॉल कर लिया, जो कि ये सारी चीज़ें फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स में होनी ही नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप डिसेबल कर सकते हैं, बट ये एक्सपीरियंस को एकदम से ख़राब कर सकता है। और साथ में लॉक स्क्रीन पोस्टर भी दिया गया है, जो कि ये भी मुझे काफ़ी अननेसेसरी लगा है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं होती है, आप इसको सेटिंग्स में जाकर डिसेबल कर सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें फन टच ओएस के अंदर जो है ना वो एक्सपीरियंस को ख़राब करती है। और यही मेरा सबसे बड़ा फीडबैक है, iQOO हो या वीवो हो, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को हटा दीजिए। बाकी आपको 4 साल के ईयरली अपडेट्स, 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो यहाँ पर आपको अपडेट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और ये एंड्रॉइड 15 पर है, तो डेफिनेटली आपको एंड्रॉइड 19 तक अपडेट्स मिलेंगे। और iQOO इस मामले में अच्छा है, क्योंकि हमने जब इस फ़ोन को नया बॉक्स से निकाला था तो नवंबर सिक्योरिटी पैच आया था और अभी 1 दिसंबर सिक्योरिटी पैच आ गया, यानी कि वो अपडेट्स प्रॉपरली टाइमली पुश कर रहे हैं। और अपडेट्स में ज़्यादा कुछ मेजर फिक्सेस नहीं है, थोड़े बहुत फिक्सेस हुए थे जो हमने यहाँ पर नोटिस किया था। वैसे उसी के साथ कुछ सर्टन AI के फीचर्स है, रिपेयर और एनहांस है, एक इरेजर है, थैंकफुली इसमें सर्कल टू सर्च भी है, तो आप वो सारी चीज़ें, सर्कल टू सर्च मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है, ये बहुत यूज़फुल होता है, आप जब यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। और कॉल रिकॉर्डिंग के लिए इसमें आपको स्टॉक डायलर मिल रहा है इनका खुद का, तो अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है कॉल वगैरह तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्रू आउट द फोन हमने कोई मेजर बग नोटिस नहीं किया, तो फिर उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 6000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। अच्छी बात यह है कि चाइना के अंदर 6150 mAh की बैटरी थी, वहाँ से इन्होंने ज़्यादा कम नहीं किया, सिर्फ 6000 तक लेके आया है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है। और 120 वॉट आपको इनका फ्लैश अडेप्टर मिलता है, जो बेसिकली आपको बॉक्स में दिया जाएगा, तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी है। जहाँ पर आपको 0 to 100% लगभग ये 39 मिनट्स में जो है वो फुल चार्ज करता है, यानी कि 40 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है, जो कि अच्छे है। और साथ में 15 मिनट की अगर बात करें तो 43% होता है और आधे घंटे में 76% होता है। डिपेंड करता है, अगर आपको 15 मिनट चार्ज करके कितना पावर इसका लेना है, आधे घंटा चार्ज करके निकाल दिए तो ये कितना पावर आपको देगा, तो उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ वो बता दिया। बाकी अगर बैटरी ड्रेन टेस्ट की बात करें तो हमने अलग तरीके से, 2 तरीके से यहाँ पर इसको ट्राई किया कि किस तरीके से ये ड्रेन हो सकता है। एक तो हमने एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह इसको पूरा दिन इस्तेमाल किया। अगर आप हमारा यूसेज देखेंगे आपके सामने है, इसमें हमने यूट्यूब और बहुत सारे काम, यानी कि गेम्स, कैमरा, कॉलिंग, ये वो सब कुछ किया था। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। 12 बजे हमने 100% चार्ज करके ये सारा काम किया था। शाम के 6 बजे के आसपास 51% बैटरी हो गई थी, आप क्लियरली देख सकते हैं। रात को 9:30 बजे 32% हुआ था और रात के 10:30 बजे 29% हो गया था। यानी कि हमने ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ जोड़कर बोला हो, जैसे कि आप एक फ़ोन यूज़ करते हैं, मिक्स्ड यूसेज, मिक्स टू हैवी में बोल सकता हूँ, तो ऑन एवरेज 1 दिन का बैकअप आपको आराम से मिलता है। यानी कि रात में जब आप घर पर आते हैं, बाहर सुबह चार्ज करके निकलते हैं, तो ही आपको एक बार इसको चार्ज करना पड़ेगा। इस तरीके से मुझे लगता है कि इसकी बैटरी बैकअप यहाँ पर अच्छी है। बट इससे बेटर बैटरी बैकअप मैंने Realme GT 7 Pro में देखा था। समवॉट क्या रीज़न थे पता नहीं, बट हमने वो वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। वैसे यहाँ पर हमने फिर दूसरे दिन इसको पूरा 12 घंटे जो स्टैंड बाई होता है वो भी टेस्ट किया था, और 12 घंटे स्टैंड बाई लगभग 29% से सिर्फ 24% पर आया था। इसका मतलब 5% खाली स्टैंड बाई इसका ड्रेन हुआ था, तो ये एक अच्छी चीज़ है, नॉट बैड। 3-4% वैसे भी हो ही जाता है, तो ये भी स्टैंड बाई के मामले में काफ़ी अच्छा है। और अगर एकदम स्ट्रेस की बात करें, एकदम कंटिन्यूस हमने इसके अंदर ब्राइटनेस फुल करके पूरा वीडियो 4K में लगा कर एकदम यूट्यूब पर प्ले कर दिया। रात के 11 बजे हमने छोड़ा था 100%, और ये लगभग सुबह 11 बजे तक चला था, 12 घंटे तक, और 55% ड्रॉप हुआ था। ज़्यादा स्ट्रेस डालने से भी इससे ये पता चलता है कि ये जो फ़ोन है उन चीज़ों को झेल सकता है। हाँ, एक चीज़ कमी ये भी है कि इसमें कोई वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। ये फ्लैगशिप है, मैं जानता हूँ मेजॉरिटी ऑफ तो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिकल होता है, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी, जो इस फोन में हमें देखने को नहीं मिलती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite, हमें पता ही है, कितने बार बताओ पता नहीं है, और साथ में 3nm पर आपको ये चिपसेट मिलती है, जहाँ पर Antutu स्कोर्स अराउंड 2.7 बिलियन के आसपास थे। हमने यहाँ पर इसमें हीट किया Antutu के साथ, जो हमने पहले भी किया था, और हमने बहुत ज़्यादा हीट देखा था, अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस। इस बार भी वैसे ही था, यानी कि जो सिक्योरिटी अपडेट्स भी आ रहे हैं ना, उसमें भी कहीं ना कहीं iQOO रेक्टिफाई नहीं कर रहा है कि हमें इस चीज़ को कंट्रोल करनी चाहिए। हमने फीडबैक दिया है ऑलरेडी,
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो हीट हो रहा है ना, इसको धीरे धीरे गोइंग फॉरवर्ड उनको अपडेट से फिक्स करना चाहिए। क्योंकि अगर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो है ना, ये इस चिपसेट का क्या है इशू, ये बहुत पावर दे रहा है, और अगर इतना स्ट्रेस जितना भी इस पर डाल दोगे ना आप, वो बेसिकली क्या करता है, बहुत ज़्यादा थर्मल्स हाई कर देता है। तो ये ब्रांड के ऊपर है कि इनको कैसे कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि डायमंडसिटी 9400 कंट्रोल्ड है, ये कंट्रोल नहीं लगती मुझे। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इनफैक्ट फ्रेम्स भी इतने गर्म हो जाते हैं, आप होल्ड करेंगे तो आपको पूरा फील आएगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लगी कि डिस्प्ले 48 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था और बैक जो था अराउंड 44 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। हमने CPU थ्रॉटल किया तो थैंकफुली CPU थ्रॉटल के अंदर हीट अच्छा था, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं हुआ। लेकिन स्कोर्स इतने खास नहीं थे, 67%, क्योंकि ये थर्मल्स के हिसाब से थ्रॉटलिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा थ्रॉटल यहाँ पर हुआ है। और साथ में इसमें हमने गीक बेंच किया, सिंगल कोर और मल्टी जो कोर है, इसके स्कोर्स भी अगर आप देखोगे मुझे मल्टी के ज़्यादा अच्छे लगे। और स्नैपड्रैगन 8 एलीट के जनरली मल्टी जो कोर के जो स्कोर्स है वो बेटर आते हैं, और यहाँ पर भी 9000 से आप देख सकते हैं ज़्यादा है। उसके बाद हमने इस पर और स्ट्रेस डाला 3D मार्क का वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट, और इसमें जो स्कोर्स आए थे वो अच्छे थे, 70% के अबव। वैसे मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। और बाकी इसमें जो मैक्स हीट हुआ था वो 45 डिग्री था। तो यहाँ पर मैं कुछ कहूँगा, मैं यहाँ पर थोड़ा खुश था। वजह ये है कि ये 50 तक मैंने देखा हो, 53 तक मैंने देखा हो। रियलमी में तो 52, 53 तक देखा था 3D मार्क में, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर इन्होंने इस मामले में इसको कंट्रोल किया। तो समवट मुझे लगता है कि एक छोटा सा अपडेट अगर पुश कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं से शायद से इसके थर्मल्स को अगर ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं तो कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी हमने UFS टेस्ट भी किया है। वैसे इसमें LPDDR5X और UFS 4.1 है। जो हमारे पास वेरिएंट है वो 16.5.2 है, लेकिन जो 12 to 56 है, आप देखोगे उसमें क्लियरली आईकू ने मेंशन किया कि उसमें नहीं है UFS 4.1, उसमें एक अपडेट आएगा, उसके बाद जाके जो है वो UFS 4.1 होगा। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो 12 to 56 में अपडेट के जरिए आएगा, बाकी इसमें तो ऑलरेडी है। फिर भी स्कोर्स इतने खास नहीं थे, 1,73,000। हमने ये सेम जो है वो Realme GT7 Pro से कंपेयर किया था और वो इससे बेटर था, जबकि उसमें UFS 4 है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बग है और ये भी ब्रांड कुछ ना कुछ इसको फिक्स कर सकती है। लेकिन रैंडम रीड और राइट की स्पीड अगर आप देखोगे तो वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बाकी इसमें सारे ऐप्स हमने बैकग्राउंड में रखे थे। हमने 10 मिनट बाद आकर चेक किया तो सारे के सारे ऐप्स जो है ना दोस्तों वो मेमोरी में रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकल कर आई थी। रैम मैनेजमेंट इसका काफ़ी अच्छा है। हम गेमिंग की बात करें तो हमने BGMI ट्राई किया, 120 FPS आपको पूरा मैक्स यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। अच्छा फ्रेम रेट्स आता है और इसमें मैक्स 40 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था, तो ज़्यादा ओवर हीट नहीं था। हमने आधा घंटा खेल के देखा। जेंशिन इम्पैक्ट जो बेसिक था वो 60 FPS पे रहता है, लेकिन फ्रेम रेट इंटरपोलेशन जो है वो करते हैं एक सेटिंग्स में, ऑप्शंस में अगर आप जैसे ही जाते हैं ये सीधा 144 पर जंप करता है, तो आपको ये पूरा मज़ा मिलता है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें सुपर कंप्यूटिंग Q2 चिप वगैरह है, डिस्प्ले, फ्रेम रेट्स, इन सब चीज़ों को इंटरपोलेशन करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये समवॉट कहने के काम आता है। बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन देखेंगे तो स्मूथ 60 FPS, लेकिन अगर आप हाई ग्राफिक सेट करेंगे वो 30 FPS। और थ्रू आउट द गेम हमने जब खेला तो 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट हुआ था। यानी कि गेमिंग अगर आप करते हो उसमें आधा घंटा 1 घंटा, तो ये उस मामले में ज़्यादा ओवर हीट नहीं होता है। कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है जिसमें Sony IMX921 सेंसर लगा हुआ है। ये OIS के साथ आता है। मैक्स 8 के वीडियो शूट कर सकते हैं आप 30 FPS पे, और आपको 4K 60 FPS भी यहाँ पर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर 50 का आपको एक टेलीफोटो सेंसर मिलता है, ये भी सोनी सेंसर। इसमें 2 टाइम्स ऑप्टिकल और 30 टाइम्स आपको डिजिटल जूम मिलता है। टेलीफोटो फोटो के बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़े और भी बेटर हो सकते थे और जूम थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। 30 की जगह अगर 120 देते तो ज़्यादा बेटर होता था। बाकी 50 का आपको एक अल्ट्रावाइट सेंसर भी दिया गया, लेकिन अल्ट्रावाइट फोटोज़ में ज़्यादा हमने कलर शिफ्टिंग नहीं देखा और फोटोज़ समवॉट यहाँ पर अच्छे निकल कर आते हैं। वैसे आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी और यहाँ पर भी मैक्स 4 के वीडियो आप शूट कर सकते हैं 60 FPS पे। और सेल्फीज़ देखेंगे तो सेल्फीज़ अच्छी है, शार्प है। हमने थोड़े नए फोटोज़ भी लिए, अपडेट के बाद भी ट्राई किया। वैसे कोई कम चेंजेस हुए नहीं थे, बट ओवरऑल मुझे सेल्फीज अच्छी लगी है। ओवर शार्पनिंग कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन डायनामिक रेंज और ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर स्किन टोन वगैरह अच्छा निकल कर आया। डे की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ। बाकी पोर्ट्रेट में आपको रियर में 24, 35, 50 और 100 mm ये जूम्स दिए गए 4 तरीके के। सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब 100 mm को और 1x से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा कलर शिफ्टिंग हमने यहाँ पर नोटिस किया था। लेकिन पोर्ट्रेट ओवरऑल फोटोज यहाँ पर अच्छे निकल कर आते हैं। और कैमरे में आपको विविड, टेक्सचर, नेचुरल 3 अलग अलग मोड्स दिए गए हैं। आपको जैसा ठीक लगता है आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वीडियो की बात करते हैं, वीडियो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप रियर में देखेंगे स्टेबलाइजेशन वगैरह बहुत अच्छा है, और डायनामिक रेंज अच्छा है, कोई इशू नहीं है। और अगर वीडियो में भी आपको जूम करना है तो मैक्स 10x जूम दिया गया है, तो आप अगर जूम वीडियोस लेना है तो आप अप टू 10x तक यहाँ पर जो है वो निकाल सकते हैं। बाद में स्लो मोशन भी दोस्तों आपको 240 FPS पे फुल HD में मिल जाता है, तो आप इसका पूरा फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों
कुछ नॉर्मल फोटोज़ की भी बात करें डे में तो काफ़ी अच्छे फोटोज़ है, विविड है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। बट थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल भी कहीं ना कहीं लगता है, मतलब ये नेचुरल स्किन टोन या नेचुरल फोटोज़ नहीं दिखाएगा, ये थोड़ा आर्टिफिशियली बूस्ट करता है। हमने ये नोटिस किया था, स्काई को भी कभी कभी आर्टिफिशियली ज़्यादा ब्लूइश कर देता है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस किया। तो डे में कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटोज़ वगैरह देखने को मिल जाते हैं। नाइट के फोटोज़ ओवरऑल मुझे यहाँ पर डिसेंट लगे, मैं ऐसे कहूँगा, मतलब एक्सीलेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ फोटोज़ जो है वो ठीक लगते हैं देखकर। मतलब मैं 30,000 25,000 की फ़ोन्स पे भी ऐसे फोटोज़ ले सकता हूँ मैं, अगर मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे जूम फोटोज़ होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, मतलब मुझे लगता है कि थोड़े और बेटर फोटोज़ हो सकते थे। तो नाइट में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है कहीं ना कहीं, लेकिन ओवरऑल नाइट के फोटोज़ में अच्छे बोल सकता हूँ, मतलब इतने भी बुरे नहीं है। जैसे कि अगर फ्लैर से कुछ जगहों पर अच्छे हैं तो कुछ जगहों पर अच्छे नहीं है। और ओवरऑल नॉर्मल फोटोज़ भी अगर आप नाइट के देखते हैं तो अगर आप जूम करते तो डिस्टॉर्शन थोड़ा रहता है, लेकिन क्लैरिटी आपको वहाँ थोड़ी बहुत मिल जाती है। वैसे नाइट वीडियो अच्छा है, अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो ही आप अच्छे वीडियोस निकाल सकते हैं। और सेम गोज फॉर सेल्फी, तो यहाँ पर आपको लाइटनिंग कंडीशन देखना पड़ेगा। आर्टिफिशियल लाइटनिंग कंडीशन में अगर आप फोटोज़ वगैरह निकाल लेते हैं तो ही आपको अच्छी क्वालिटी के वीडियोस और फोटोज़ यहाँ पर मिलेंगे। अगर थोड़ा सा डल एनवायरनमेंट में चले जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा ये स्ट्रगल करता है। तो डे के मुकाबले नाइट मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर यहाँ पर हो सकता था। बाकी डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें दोस्तों, तो पीछे आपको ग्लास बैक मिलता है, फ्रेम्स आपको पूरे एल्यूमिनियम के मिलते हैं, और ऊपर आपको स्पीकर ग्रिल दिया गया, यानी कि डुअल स्टेरियो आपको स्पीकर्स मिलते हैं। और साथ में आपको डुअल यहाँ पर माइक दिया गया है, विच इज़ गुड नॉट बैड। और आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि अल्ट्रासोनिक है, और ये मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये काम किया। और साथ में आपको डुअल नैनो सिम है, IP69 है, और साथ ही साथ हेलो लाइट भी आपको मिलती है, मॉन्स्टर हेलो जिसको बोलते हैं, तो नोटिफिकेशन के लिए, इनकमिंग कॉल वगैरह के लिए, उन चीज़ों के लिए सही है। और 6000 mAh बैटरी होने के बाद भी 8.13 mm की थिकनेस और 213 ग्राम्स, तो नॉट बैड, ये काम उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। और कलर्स की वैसे इतने खास ऑप्शंस हैं नहीं, लेकिन एक ये वाला कलर जो मुझे ठीक लगा, थोड़े और भी बेटर ऑप्शंस अगर कलर में रहते तो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी आपको 13 5G बैंड्स दिए गए हैं, 5G कनेक्टिविटी इसमें काफ़ी अच्छी है। हमने बहुत बार ट्राई किया है, सिम कार्ड लगाकर इसमें डाउनलोड्स करके देखा है, नेटवर्क बहुत अच्छा था, कॉल क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो ये मैं आपको कॉल क्वालिटी सुनाऊंगा नहीं, रीज़न ये कि नेटवर्क टू नेटवर्क पर डिपेंड करता है, तो थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि हम पता नहीं कौन सी जगह पर है, आप कौन सी जगह पर हो, तो इसके अंदर कभी भी टेस्टिंग होती ही नहीं, पता नहीं लोग कैसे टेस्ट कर लेते हैं ये चीज़, तो ये डिपेंड भी करता है। इसीलिए मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता, बस जितना हमने एक्सपीरियंस किया है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि कॉल क्वालिटी, डाउनलोड्स वगैरह, 5G नेटवर्क, इसका सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। Wi-Fi 7 है, ब्लूटूथ 5.4 है, थैंकफुली आपको NFC यहाँ पर जो वो देखने को मिलता है, और कैमरा टू API वाइड L1, और जितने भी जो सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। जाते रहते दोस्तों बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ। और एक चीज़ जो मैंने मिस किया था रिव्यू में, वो यहाँ पर बता देता हूँ। जो हैप्टिक्स है ना, वो मुझे लगता है कि थोड़े और बेटर हो सकते हैं। मतलब वॉल्यूम बटन्स पे इधर उधर मुझे कोई खास हैप्टिक्स देखने को नहीं मिला। मल्टीटास्किंग में भी अगर आप पूरा स्वाइप कर लेते हैं एंड तक, तो मुझे वहाँ पर भी कोई हैप्टिक्स अच्छा देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट सेटिंग्स ऐप भी ओपन करते हैं, पूरा लास्ट तक अगर आप चले जाते हो या कोई भी स्वाइप्स करते हैं, तो वहाँ पर भी कोई खास हैप्टिक्स मुझे यहाँ पर नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि हैप्टिक्स थोड़े बेटर हो सकते थे। एक्स एक्सिस लीनियर मोटर या जेड एक्सिस लीनियर मोटर वगैरह का इस्तेमाल करते तो बेटर होता था। एनीवेज, अगर बात करें प्राइस की, तो भाई 12GB रैम 256GB स्टोरेज, ये 55,000 से यहाँ पर स्टार्ट होता है। इसमें एक 16 5.2 भी आपको मिलेगा। और मैं सिर्फ रियल प्राइस की बात करूँगा, ऑफर की नहीं करूँगा, क्योंकि रिव्यू में मैं यही करता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कंसीडरिंग यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट इसमें दिया गया है, इस हिसाब से जो प्राइसिंग सेट हुई वो अच्छी है। ये सेम चीज़ मैंने कंपैरिजन वीडियो में भी बोला था, और इसको मैंने रियलमी के ऊपर प्रेफरेंस दिया था। रीज़न, क्योंकि रियलमी 60,000 तक चला जाता है, और इसके और उसके प्राइस के बीच में 5,000 रुपये का गैप है। तो अगर आप कंफ्यूज है कि मैं रियलमी लूँ या आईक्यू लूँ, तो वो मैंने कंपैरिजन वाले वीडियो में क्लियर कर दिया था। सिर्फ आईक्यू स्पेसिफिक के लिए अगर आप कंफ्यूज है कि मेरे को ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मुझसे पूछते हैं तो येस, दिस इज़ अ गुड फोन। यहाँ पर बैटरी बहुत अच्छी है। आपको कैमरे में, जैसे कि मैंने कहा, डे में तो आप अच्छे फोटोज निकाल सकते हैं, बट नाइट में थोड़े अपडेट्स की ज़रूरत है। थर्मल्स अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालेंगे तो ही गर्म होता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल टास्क करते हैं या थोड़े बहुत गेम्स भी खेलते हैं तो ये ओवरहीट नहीं करता है, जो हमने ऑलरेडी टेस्ट करके इस वीडियो में आपको यहाँ पर बता दिया। और डिस्प्ले भी यहाँ पर काफ़ी इंप्रेसिव है, अपार्ट फ्रॉम गोरिल्ला ग्लास पिक्चर्स जो होना चाहिए था मैंने बताया, उसको छोड़कर IP69 भी यहाँ पर दिया गया है। तो सर्टन चीज़ें यहाँ पर अगर आप देखते तो ये मुझे लगता है कि 50-55 हज़ार के हिसाब से ये फ़ोन अच्छा है। और ऑफर पर तो मुझे लगता है आगे चल के ये 50 तक भी मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट
फ्लैगशिप फोन है ये मेरे हिसाब से, जो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। तो इतना ही मुझे दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताना था। ये हमने एक नॉर्मल रिव्यू किया है, एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी होगा आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ। आपको जो भी देखना है मुझे कमेंट में यहाँ पर जरूर बताना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर हमारे रिव्यूज अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।